हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि कितनी तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कितनी तरह की रिएक्शन होती हैं। ये जो है आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने जो पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था। ये जो वीडियो है आपका चैप्टर नंबर 1 का वीडियो है, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो है। ठीक है, तो अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि किसके बारे में है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में है, यानी कि कितनी तरह की जो है केमिकल रिएक्शन, कितनी तरह की जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, वो आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली 4 तरह की जो है केमिकल रिएक्शन होती है। कितनी तरह की होती है? 4 तरह की केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयोजी अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद अगली आती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली कौन सी है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं। ठीक, तीसरा हमारे पास में आता है, अच्छा ये जो वियोजन अभिक्रिया है 3 तरह की होती है। ठीक है, 3 तरह की होती है। पहली है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरी है फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, 3 तरह का वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ठीक, फिर उसके बाद आगे जो हमें देखना है, आगे हमें पढ़ना है थर्ड टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा टाइप क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। और जो चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, चौथा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो ये 4 तरह की केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, ये हमारे चैप्टर के अंदर जो है दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब होती है? जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तब कौन सी रिएक्शन होती है? तब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, रिएक्शंस इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। किसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं, कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, संयोजी अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि सिर्फ एक उत्पाद बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को हम संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। किसको? जब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलते हैं, जुड़ते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उसको हम संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे रिएक्शन दी हुई भी है, एग्जाम्पल के तौर पर रिएक्शन दी हुई है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब यहाँ पर देखिए 2 रिएक्टेंट हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और साथ में एक ही सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? एक अकेला सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, जो कि क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या है? 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, एक सिंगल उत्पाद बना रहे, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि संयोजी अभिक्रिया है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ, इसी का आगे दे रखा है कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या चीज? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिससे कि क्या आता है? दीवारों पर चमक आती है, दीवारों पर शाइनिंग आती है। ठीक है, विच गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, यानी कि क्या होता है? ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये धीरे धीरे किसके साथ में रिएक्शन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है? दीवारों पर चमक आती है, दीवारों पर एक शाइनी फिनिश आती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, ये है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कौन?
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर अभी से आप इन केमिकल्स के नाम याद रखना शुरू कर देंगे, ठीक है, ये जो केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है इनके नाम अगर आप अभी से याद रखना शुरू कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। आगे के जो और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, ये भी केमिस्ट्री के चैप्टर है, तो इनको करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो आप जो इनको हैंड टू हैंड याद करते हुए चलिए कि जैसे CaCO3 इसको क्या कहते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। CaOH2 को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको तो पता ही होगा, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। CaO को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और H2O को वाटर कहते हैं। तो इनको अगर इनके नाम से आप याद करना शुरू कर देंगे अभी से, तो आगे चल के आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और जो आपको जो रिएक्शन है वो भी जल्दी से याद हो जाएंगी। रिएक्शन याद करनी पड़ती है तो रिएक्शन आपको अगर इनके नाम आपको याद होंगे तो जो रिएक्शन है वो भी जल्दी ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। इससे क्या आती है, दीवारों पर चमक आती है और साथ में जो वाटर होता है H2O वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयले का दहन, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, किसका, संयोजी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है, जब कोयले को कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, एक ये है, एक ये, और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। और जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो बर्निंग ऑफ कोल क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, ठीक है। आप ये भी लिख करके आ सकते हैं अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी क्या है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, ठीक। जब 2H2 और O2 रिएक्ट करते हैं तो साथ में क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि क्या है, संयोजी अभिक्रिया है, ठीक है। जल का बनना और कोयले का दहन, ये दोनों किसके एग्जांपल है, संयोजी अभिक्रिया के उदाहरण है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। उसके अंदर एक और चीज को देख लेना, यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली, ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो ये वाली रिएक्शन उसका एग्जांपल नहीं है, एग्जाम में ये मत लिख करके आ जाना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में वाटर, ठीक है। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है, दीवारों पर शाइनी फिनिश आती है, शाइनी टच आती है, चमक जो दीवारें तो चमकती है, किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से चमकती है, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, उदाहरण नहीं है संयोजी अभिक्रिया का, ठीक है। चलो आगे हमने अभी दो एग्जांपल देंगे, बर्निंग ऑफ कोल और फॉर्मेशन ऑफ वाटर का, ठीक। अब आगे लिखा हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखो दो चीज है इसके अंदर, पहली है एक्सो, क्या है, एक्सो, क्या लिखा हुआ, एक्सो और थर्मिक। एक्सो का मतलब क्या है, एक्सिट, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती है, निकल जाती है, एक्सिट हो जाती है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic reaction। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ उनके उसमें क्या होती है, हीट निकलती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन उसको हम जो है कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ रिएक्शंस इन विच, वो रिएक्शन जिनके अंदर हीट इज रिलीज, जिनके अंदर हीट रिलीज होती है, कब, along with the formation of product, प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं हम इनको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि उत्पाद तो बनता है लेकिन उसके साथ साथ में क्या भी निकलती है, हीट भी निकलती है, एनर्जी ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी बनती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जो है हम उनको कहते हैं, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, और रेस्पिरेशन, श्वसन, ठीक है, श्वसन और प्राकृतिक गैस का दहन, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। किसके हैं ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण ये हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो CH4 है, इसका नाम ध्यान रख लो, ये क्या है, नेचुरल गैस है, क्या है, नेचुरल गैस। इसका एक नाम है, अपने नोट्स में लिख लेना, इसका नाम है मीथेन। क्या है इसका नाम, मीथेन है,
अब इसका नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर जब आप इसके नोट्स बनाओगे। CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, ठीक है। तो जब इसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो क्या निकलता है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, मतलब हीट निकल रही है। तो ये क्या है, ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, ठीक है। फिर वैसे जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी निकल रही है। अब एनर्जी निकल रही है तो मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रही है, ऊष्मा या फिर ऊर्जा, कुछ भी लिख लो, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा लिख दिया मैंने, ठीक है, ऊर्जा निकल रही है तो क्या है यहाँ पर, ऊष्मा ही है एक तरीके से वो, तो क्या है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। ये दो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और रेस्पिरेशन, किसके एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, किसके उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने एक टाइप पढ़ लिया है जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमें अगला पढ़ना है, अगला क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज से ही नाम समझ में आ रहा होगा, डिकम्पोज होना मतलब कि क्या, टूटना, किसी भी चीज का टूटना, डिकम्पोज होना, दो हिस्सों में या दो से ज्यादा हिस्सों में टूट जाना, क्या है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना, ठीक है, टूटना। तो वही ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, मतलब टूटता है, और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है। कोई एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो डिकम्पोज हो रहा है और डिकम्पोज होकर टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, वो क्या, कौन सी रिएक्शन होती है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया वो जो है होती है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, क्या चीज है, अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस, एक अकेला सिंगल रिएक्टेंट टूटता है, डिकम्पोज होता है, टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स देने के लिए, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उनको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक विघटित होकर, विघटित का मतलब होता है टूटना, तो विघटित होकर दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से ज्यादा उत्पादों का निर्माण करता है। विघटित होता है, एक अकेला अभिकारक विघटित होता है, टूटता है, और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया जो है उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब ये तीन तरह की होती है, पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। तीन तरह की होती है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। अब जिस सब्सटेंस को तोड़ने के लिए अगर हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर करंट का इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया गया है, तब हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि विद्युतीय वियोजन। अगर सनलाइट का इस्तेमाल किया गया है तब हम कहेंगे फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि प्रकाशीय वियोजन उसको हम कहेंगे, ठीक है। तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, क्या है, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, क्या करके, हीट करके, बाय कैरीड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई जाती है किसकी वजह से, हीट करके, तब उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका नाम हो जाता है, ठीक है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया करवाई है, लेकिन वियोजन करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, ऊष्मा देने की जरूरत पड़ी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो वियोजन किया है, अपघटन जो हुआ किसकी वजह से हुआ, ऊष्मा की वजह से, तो इसका नाम हो जाता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसके तीन एग्जांपल भी दे रखे हैं, ठीक है, तीन रिएक्शन है ये, ठीक, तीनों एक एक रिएक्शन आपको याद रखनी है। जैसे कि FeSO4 इसका नाम होता है आयरन सल्फेट, इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड में टूट जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये निकल जाते हैं, ठीक है। तो एक अकेला रिएक्टेंट था, एक अकेला अभिकारक था, उसको हीट किया गया और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया, उसने डिकम्पोज होके या विघटित होकर के दो से ज्यादा क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिए, तो ये कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब ये जो प्रोडक्ट दिए हैं इसने हीट की वजह से दिए, मतलब इसको जो डिकम्पोज किया गया, हीट की वजह से डिकम्पोज किया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि ऊष्मा देकर के इसको विघटित किया गया है, तो ये कैसी हो जाएगी, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया ये हो जाएगी, ठीक है। आगे है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तब वो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर से निकलती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो एक सिंगल प्रोडक्ट था, एक अकेला अभिकारक था, उसको हमने हीट दी, ऊष्मा दी उसको हमने, और क्या हो गया वो दो उत्पादों में टूट गया, मतलब दो उत्पाद उसने दिए हैं। तो ये भी कैसी रिएक्शन है? वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, एक दो में टूट रहा है, लेकिन किसकी वजह से? हीट की वजह से, तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, ऊष्मीय वियोजन है। ठीक है, फिर जैसे इसका नाम होता है लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तब क्या होता है? वो टूटता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और साथ में कार्बन ऑक्सीजन गैस वहां से रिलीज होती है। ठीक है, तो देखिए ये एक सिंगल रिएक्टेंट था, तीन उसने क्या दिए? प्रोडक्ट दिए, दो से ज्यादा प्रोडक्ट दिए हैं, तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अभी जो डिकम्पोजिशन हुआ किसकी वजह से हुआ? हीट दे करके, ऊष्मा दे करके हुआ है, तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि ऊष्मीय वियोजन इसका नाम पड़ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में, और इसके तीन रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक। फिर आगे है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कब होता है? जब डिकम्पोजिशन करवाया जाता है, किसकी वजह? कैसे? करंट दे करके। किसके? इलेक्ट्रिक करंट दे करके जो डिकम्पोजिशन किया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जाती है इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, तब हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको हम कहते हैं। ठीक है, विद्युतीय वियोजन कब कहते हैं? जब विद्युत द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युतीय वियोजन कहते हैं। हमने एक वियोजन अभिक्रिया करवाई, लेकिन उसके अंदर हमें जरूरत पड़ी किसकी? करंट की, विद्युत की जरूरत पड़ी हमें, तो उस वियोजन अभिक्रिया का क्या नाम हो जाएगा? विद्युतीय वियोजन उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका एक ही रिएक्शन है, जो वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है, तो क्या होता है? वो 2H2 और O2 देता है हमको। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट था, दो प्रोडक्ट दिए उसने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कैसा वियोजन है? अब ये दो प्रोडक्ट किसकी वजह से दिए? जो डिकम्पोज होकर के दिए, किसकी वजह से? करंट की वजह से। तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है थर्ड, जो है वो फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई जाती है, कैसे? सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई जाती है उसको हम कहते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि प्रकाशीय वियोजन उसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सूर्य के प्रकाश की जरूरत इसके अंदर पड़ती है। ठीक है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट, जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई जाती है किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका नाम जो है पड़ जाता है। ठीक है, जब वियोजन के लिए प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई भी हमें वियोजन अभिक्रिया करानी थी, लेकिन उसके अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ रही है, तब हम उसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एक कंपाउंड होता है सिल्वर क्लोराइड, जिसका नाम है AgCl, सिल्वर क्लोराइड इसको कहते हैं। ठीक है, जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो टूट जाता है किसके अंदर? सिल्वर के अंदर, और क्लोराइड अलग हो जाता है। सिल्वर अलग, क्लोराइड, क्लोरीन जो गैस होती है वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया, एक दो में टूट गया, किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे है सिल्वर ब्रोमाइड। जब इस पर सनलाइट आकर के गिरती है तब क्या होता है? ये भी सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। ये किसके एग्जांपल है? फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन के एग्जांपल है। ठीक है, पेपर में आ सकता है एमसीक्यू में एक आधी रिएक्शन दे देंगे इनमें से कोई सी भी, और ऑप्शंस में आ सकते हैं कि किसका एग्जांपल है, या जो फॉलोइंग जो रिएक्शन है वो किसके अंदर आती है? फोटोलिसिस में है, या इलेक्ट्रोलिसिस में, या थर्मल डिकम्पोजिशन में, किसके अंदर है? तो ठीक है, तो आपको वही पहचानना होगा। तो पहचानोगे कब? जब आपको ये रिएक्शन याद होगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है बोथ द रिएक्शंस, मतलब ये दोनों रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये कई बार एमसीक्यू में पूछी गई है ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये तो दोनों रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों जो रिएक्शन है ये जो है कहाँ इस्तेमाल की जाती है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का रिएक्शन का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, यानी कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ लिया हमने? कॉम्बिनेशन पढ़ लिया और डिकम्पोजिशन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं क्या है?
एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सोथर्मिक पढ़ा था। एक्सोथर्मिक क्या था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनके अंदर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि उत्पाद तो बनता है लेकिन उसके साथ में ऊष्मा भी जो है बनती है, तो उसको रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को हम, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ हमारे सामने एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये एक्सोथर्मिक का उल्टा होता है, यानी कि प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन साथ में क्या होता है? ये जो रिएक्शन है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये रिलीज नहीं करती, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, अपने अंदर समा लिया जाता है, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक के अंदर हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक के अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब ऊर्जा को लिया जाता है, गर्मी को लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर ये जो आपको सीरीज दिख रही है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप। ठीक, इस डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर इसी का काम है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या चीज है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा जो ताकतवर एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, कम ताकतवर एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि हिंदी में कहते हैं हम इनको विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा तत्व ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा तत्व कम रिएक्टिव है? ठीक है, ये कैसा पता चलेगा कौन सा एलिमेंट ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा कम अभिक्रियाशील है? तो उसके लिए ये जो सीरीज है आपको याद करनी पड़ेगी, इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, हिंदी में कहते हैं सक्रियता श्रेणी। आपको बिल्कुल इसी सीरीज के साथ में याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक, इसके अंदर क्या है? जो सबसे ऊपर है उसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता है, और जो सबसे नीचे उसकी सबसे कम अभिक्रियाशीलता, मतलब एक है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा फिर उससे कम 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 कम, फिर जो गोल्ड है उसकी सबसे कम जो है क्या है? रिएक्टिव मतलब सबसे कम रिएक्टिव ये है, सबसे कम अभिक्रियाशील ये है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो आपको ये याद करनी पड़ेगी पूरी लाइन, फिर उसके बाद जो आप ये रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आयरन है, आयरन को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला। अब इसके अंदर आयरन को देखो, आयरन कहाँ पर आता है? आयरन आता है यहाँ पर। ठीक है, और कॉपर कहाँ है? कॉपर नीचे है। तो ऊपर कौन है? ऊपर आयरन है और नीचे है कॉपर। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। जो जितना ऊपर वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आयरन ज्यादा ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कॉपर कम रिएक्टिव होगा। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को हटा देता है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा? इसको हटा देगा। तो जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डाला जाता है तो वो क्या कर देता है? कॉपर को हटा देता है और उसकी जगह पर खुद लग जाता है और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी तो हुआ है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आयरन को डाल दिया और उसने क्या करा? आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया और खुद लग गया। पहले कॉपर सल्फेट था, अब आयरन सल्फेट है और कॉपर अलग हो गया। मतलब कॉपर की जगह पर कौन आ गया? आयरन आ गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉपर जो है कम रिएक्टिव था और आयरन जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था। ठीक, फिर वैसे ही जिंक को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला गया तो क्या हो गया? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन गया और कॉपर अलग हो गया। मतलब जिंक ने क्या कर दिया? कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह पर खुद लग गया। देखो यहाँ पर अब जिंक, देखो जिंक कहाँ है? जिंक ये रहा और कॉपर कहाँ है? कॉपर ये रहा। अब जिंक ऊपर, कॉपर नीचे, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो क्या करेगा? ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा देगा। तो जिंक ने क्या करा? कॉपर को हटा दिया, उसकी जगह पर खुद लग गया। ठीक, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या आ गया? अब जिंक सल्फेट आ गया और साथ में कॉपर अलग हो गया। वैसे ही लेड को, पीबी को बोलते हैं लेड। जब लेड को कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला गया, अभी तक कॉपर सल्फेट चल रहा था, अब कॉपर क्लोराइड, जब लेड को कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला गया तो क्या बन गया? लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर अलग हो गया। इसका मतलब क्या है कि लेड ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। यहाँ पर देख लो लेड कहाँ पर है? तो लेड ये रहा पीबी
और कॉपर तो नीचे, तो लेड ऊपर है कॉपर नीचे, इसका मतलब जो पीबी है यानी कि लेड है वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा देता है, तो लेड ने क्या करा, कॉपर को हटा दिया और उसके साथ उसकी जगह पर खुद लग गया और क्या बना दिया, कॉपर क्लोराइड बना दिया और साथ में कॉपर सॉरी लेड क्लोराइड बना दिया और साथ में कॉपर अलग हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है कि ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा रहा है और ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया इनको हम कहते हैं। किस अभिक्रिया को, जो जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, चलिए इतना तो आ गया होगा समझ में। अगर आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद आगे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, दो बार ही डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन होती है जिनके अंदर आयंस का जो एक्सचेंज होता है, आयन का लेना देना होता है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, उन रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। किनका एक्सचेंज होता है, आयंस का, मतलब आयंस का लेना देना, तू मेरा आयन ले मैं तेरा आयन लेता हूं। ठीक है, तो आयन का लेना देना होता है, ठीक है, बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच में। उन्हीं केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उनको हम कहते हैं, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हम उनको कहते हैं। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया उनको जो है हम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर एक जो है रिएक्शन दी हुई है, ये इसको आपको याद रखना, ये एक अकेली रिएक्शन दी हुई है आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम पर बस एक यही रिएक्शन दी हुई है, तो इसको आप याद कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर है कि जो सोडियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम सल्फेट है, वो बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है और साथ में क्या बना देता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सल्फेट के साथ में पहले रिएक्टेंट साइड पर, ये रिएक्टेंट साइड है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, और ये प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, तो ये तो सल्फेट के साथ में क्या लगा हुआ है, सोडियम, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर क्या लग गया सल्फेट के साथ में, बेरियम, और रिएक्टेंट साइड पर क्लोरीन के साथ में क्या लग रहा है, बेरियम, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर क्या लग रहा है, सोडियम। तो इन्होंने क्या करा, एक दूसरे की जगह को ले लिया, एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पर रिएक्टिविटी का सीन नहीं आता, यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव नहीं चलता, यहाँ पर क्या चलता है, आयंस का लेना देना चलता है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को नहीं हटाता, यहाँ पर आयंस की वजह से एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर आयन का एक्सचेंज होता है उनको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दो बार तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है जी, सोडियम बेरियम की जगह चला गया, बेरियम सोडियम की जगह चला गया, लेकिन वो रिएक्टिविटी की वजह से नहीं गया, वो किसकी वजह से गया, आयंस की वजह से चेंज हुए हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है, हिंदी में भी आयन ही बोलते हैं, तो आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का लेना देना होता है, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हम उनको कहते हैं। ठीक है, उसकी ये रिएक्शन है, आपको ये रिएक्शन जो है याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ठीक है, कभी कभी इसका डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या फिर कोई रिएक्शन दे दी जाती है, उसके अंदर पूछा जाता है कि इसके अंदर बताइए किसका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो पहले ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन क्या होता है, किसे कहते हैं, उपचयन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ इफ अ सब्सटेंस gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is called oxidation। ठीक है, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, प्रोडक्ट वाली साइड पर क्या होता है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, या फिर हाइड्रोजन हट जाता है। दोनों में से एक काम होते हैं, या तो ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है या फिर हाइड्रोजन हट जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो इसमें क्या कहेंगे हम, यहाँ पर क्या हो रहा है, उस एलिमेंट के साथ में, उस सब्सटेंस के साथ में ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन यानी कि उसका उपचयन हो रहा है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर आकर के ऑक्सीजन जुड़ जाता है या फिर उसके पास से हाइड्रोजन हट जाता है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी कि उस पर ऑक्सीजन आकर के लग जाए, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि हाइड्रोजन उसके पास से चला जाता है। ठीक है, तो हम उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस पदार्थ को उपचयन कहते हैं। ठीक है, या फिर उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम उपचयन जो है कहते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो जब कॉपर है, कॉपर को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो देखो यहाँ पर जो इस साइड पर उस पर कॉपर नहीं था, लेकिन
यहाँ सॉरी इस साइड पर ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इस साइड पर को ऑक्सीजन आकर के लग गया, तो इस पर क्या हो गया, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया और ऑक्सीजन इसने गेन कर लिया, ऑक्सीजन की इसके पास वृद्धि हो गई, तो इसने क्या कर दिया, इसने ऑक्सीडेशन कर लिया। क्या कर लिया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है, ठीक है। When copper is heated, a black color appears। और यहाँ पर लिखी हुई है कि एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, तो जब भी कॉपर को गर्म किया जाता है, जब भी कॉपर को जलाया जाता है, तो वो कैसा कलर का दिखता है, वो ब्लैक कलर का होने लग जाता है। कैसा, काले रंग का वो होने लग जाता है, ठीक है। जब कॉपर को गर्म किया जाता है तो एक काला रंग आ जाता है, कॉपर के ऊपर क्या आ जाता है, काला रंग आ जाता है जब हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, इफ दिस कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस देन अगेन Cu बिकम्स ब्राउन। और अगर ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, गर्म करने से जो कॉपर ऑक्साइड बना है, ये ब्लैक कलर का होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो क्या बनता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। हीट करने से क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन कॉपर इज हीटेड, नहीं नीचे, इफ दिस CuO, मतलब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसको अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करवा दें, इसकी H2 के साथ में रिएक्शन करवा दी जाए इसकी, तो क्या बन जाएगा, ये वापस ब्राउन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये वापस ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक।